मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, सिंध के दो बड़े शहरों कराची और हैदराबाद में आज सिंध की दो जमातों ने सियासी ताकत का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी ने कराची में पावर शो किया और हैदराबाद के अंदर MKM पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इस बात का ऐलान किया कि अब वो सिंध की तकसीम चाहते हैं और सिंध का सूबा बनना चाहिए जो कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास पर मुश्तमिल हो। MKM ये मुतालबा मुसलसल करती चली जा रही है और पीपल्स पार्टी इस मुतालबे को निगेट करती है, जबकि PTI के खुर्रम शेर जमान साहब भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते। MKM का मुतालबा मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है और MKM चाहती है कि सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल एक सूबा बनाया जाए, क्योंकि सिंध के अंदर जो शहरी आबादी में उर्दू बोलने वाले हैं MKM उनकी नुमाइंदगी करती है। पीपल्स पार्टी ने भी आज खरारा और खरा जवाब दिया और कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध की तकसीम नहीं चाहती। आमिर खान साहब पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अहम रहनुमा सूबे के हवाले से क्या कहते रहे और सूबे की जो डिमांड कर रहे हैं वो किस अंदाज से कर रहे हैं, ज़रा ये देखिएगा। कोई लगता है कि MKM एक बार फिर लिसानी कार्ड खेलने जा रही है और जो समझती है कि जो महाजरों की दुश्मन है वो सिंध की तकसीम नहीं चाहती। बड़ा एक्सट्रीम बयान दिया आमिर खान साहब ने और कहा कि लाशें गिरा देंगे लेकिन सिंध में की तकसीम करके रहेंगे। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी मुसलसल इस अज़म को दोहरा रही है कि जिसके पास अक्सरियत होगी वही सिंध की हुक्मरानी करेगा। आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे, दोनों जो पावर शो किए गए उसका भी जायज़ा लेंगे कि वो कितने पावर शो थे, कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ शिरकत की और ये जो मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है MKM पाकिस्तान का, क्या ये सिर्फ कराची के बलदियाती इंतखाबात तक ही महदूद है या कराची की सियासत एक बार फिर लिसानियत की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, या कोई सूबे की सोच कहीं ना कहीं किसी सियासी जमातों के अंदर मौजूद है और उसको कैसे पाया तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि अगर कराची में या सिंध की तकसीम होती है तो फिर पंजाब की, KPK की, बलूचिस्तान की तकसीम क्यों ना हो। और क्या सूबा बनाना इतना ही आसान है कि जलसा कर लिया जाए, जलसे में ऐलान कर दिया जाए और कह दिया जाए कि सूबा बन जाएगा? क्या ऐसा सूबा बन सकता है? हमारे साथ मौजूद होंगे आज MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, उनके साथ तशरीफ रखते हैं नज़ीर लगारी साहब, अवैस तोईद साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, फवाद अहमद हमारे स्टेशन हेड न्यूज़ के वो भी, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, बड़ी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है MKM की तरफ से। आमिर खान साहब भी कह चुके हैं कि लाशें गिरा देंगे, सूबा बना कर रहेंगे। किस तरफ जाती दिखाई देती है MKM पाकिस्तान की सियासत? क्या बलदियाती इंतखाबात पेश नज़र हैं? सूबा बनना तो एक बड़ा एक आइनी मसला है, उसके लिए आपको पता है कि किस किस्म के जो लवाजमात दरकार हैं, एक आइनी इसके अंदर रुकावटें इसमें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है और जिस किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि महाजरों के रास्ते में वो रुकावट होगा जो सूबा नहीं बनने देगा, MKM पाकिस्तान चाहती क्या है? पहली चीज तो देखें, ये जो लाशें गिराने वाली बात है ये हमारी जानिब से नहीं हुई। ये मैं आपको बता दूं कि आज से कोई 10 दिन पहले पीपल्स पार्टी के साबिक MPA जावेद नागौरी साहब ने FWO और NDMA को ललकारते हुए लाशें गिराने की बात की थी, जिसका मुझे बहुत अफसोस है कि जिसके ऊपर कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज, किसी ने नोटिस नहीं दिया। हमने तो ये बात की है कि अगर कोई हमें ये धमकियां देता है लाशें गिराने की तो वो अपना शौक पूरा कर ले। हमारा मसला क्या था? हमारा मसला था एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जिसके लिए हमने असेंबली में भी मुखालफत की थी, अदालत में भी गए थे, जबकि PTI और फंक्शनल इन्होंने सपोर्ट किया। अदालत ने हमारे किसी भी पिटीशन के ऊपर 3 साल तक अदालत ने कोई सुनवाई नहीं की, वहां पर भी वो रुका रहा, वो अब जाके शुरू हुआ है। पीपल्स पार्टी ने बजाय के बल्दियाती निज़ाम को बाख्तियार करते मजीद ज़िले पे ज़िले बना के कराची में तकसीम दर तकसीम कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। दुनिया भर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ताकतवर होती हैं, या कराची को उन्होंने बिल्कुल अपनी जागीर समझ के तोड़ दिया जोग्राफियाई हुदूद में, इंतजामी और सियासी तौर पे। अब मसला सारा ये है, पूरे पाकिस्तान से मेरा सवाल है और ख़ास तौर पे जो सिंध के दानिश्वर जो सिंध की तारीख को एक बाइबल मानते हैं, मेरे वसाइल जो कि 94% पीपल्स पार्टी हुकूमत के पास हैं,
और हम मेरे नेशनल एक्सचेकर में कुछ 4,000 अरब रुपए हैं। ये मेरे शहर को कैसे मिलेंगे? 90 से ज्यादा फीसद हैदराबाद और कराची का कंट्रीब्यूशन है ऑन बजट। ये मेरे ऊपर अगर 5 अरब रुपए सालाना लगेगा, ना मेरी आबादी को सही गिना जाएगा। मेरी आबादी सही गिन लें, मुझे वजीर आला की जरूरत नहीं है। 84 नशिस्तों में मेरा वजीर आला शहरी सिंध कहा जाता है। मुझे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ताकतवर दे दें, चले मेरे उसवा में भी गम जो है ना दूर हो जाते हैं। ना मेरी आबादी गिननी, ना मेरा कॉरपोरेशन देना, मेरे जाली डोमिसाइल पे नौकरी देना, पुलिस मेरी, ना भिखारी मेरा, ना डाकू मेरे। तो फिर भाई मुझे अपना सूबा चाहिए, उसमें मैं हक बजाने दूं। अब इसमें अगर किसी को धमकियां देनी है तो हम बिल्कुल तैयार है धमकियों के लिए। किसी ने अगर इसको और एक बात, सूबा मांगना गद्दारी नहीं है, चाहे आईनी तरीक़ेकार कोई भी हो। हमारा एक मुतालबा है, आइन में तरीक़ेकार दर्ज है, हम अपना मुतालबा कर रहे हैं। हमारी जब अहलियत होगी, आइन में अमेंडमेंट करेंगे, या तो विफाक में करेंगे या सूबे में करेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन मांगना सूबा गद्दारी नहीं है, ये मैं बिल्कुल उन लोगों को कहना चाहता हूँ। वो कान खोल के सुन लें और अपना लबो लहजा एमकेएम के साथ बिल्कुल दुरुस्त रखें। हम एक आईनी तरीके से अदम तसादुम और अदम तशद्दुद की पॉलिसी पे अमल पैरा करते हुए अपने हुकूक मांग रहे हैं। लेकिन ख्वाजा साहब इख्तिलाफ राय रखने वाले को तो आप मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। आप कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मन जमात है। ये हम थोड़ी कह रहे हैं, तो तारीख लिखी हुई है भाई। पाकिस्तान तोड़ने वाले मुहिब वतन कैसे तारीख है? आप बता दें, ये नैब पे जो अरबों रुपए आज दोनों जमातें आपस में मिली हुई हैं, ये नैब क्या कह रही है? ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? ये हम थोड़ी कह रहे हैं। मुल्क की अरबों रुपए की दौलत लूट कर अपने महल, स्विस बैंकों में अकाउंट, लंदन में प्रॉपर्टी, दुबई में प्रॉपर्टी, अगर ये उब्बल वतनी है तो ये उब्बल वतनी उनको मुबारक हो भाई। ऐसे इल्जामात तो एमकेएम की लीडरशिप पर भी लगते रहे हैं। बाबर गौरी साहब का तस्करा हो, कोई और बहुत से नाम है, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। करप्शन के इल्जामात तो एमकेएम के ऊपर भी लगते रहे हैं। मैं इल्जामात की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सियासी मुकदमात की बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं और नैब में भी चल रहे हैं। मैं तो रेफरेंसेस की बात कर रहा हूँ जो इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। पीएमएलएन ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए, पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन के खिलाफ बनाए। एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात तो इन दोनों ने की है ना। अब वही रेफरेंसेस आगे अगर पीटीआई गवर्नमेंट ने कैरी ऑन कर लिए हैं, इन्हीं के बनाए हुए नैब को अगर पीटीआई ने कैरी ऑन कर लिया है, इन्हीं के नॉमिनेट किए गए चेयरमैन नैब को अगर आगे जिम्मेदारियां दे दी हैं, तो इसमें भी तकलीफ किस बात की है? लेकिन एक तरफ खाय साहब आप कहते हैं कराची सब का, फिर आप कहते हैं महाजर कार्ड जिसने रास्ता रोकने की कोशिश की वो महाजरों से गद्दार होगा। एमकेएम दोबारा महाजर कार्ड खेलने पे आ गई है। देखिए, मुहाजिर एक कौमियत है, मुहाजिर एक शनाख्त है, मुहाजिर एक सकाफत है। मैं मुहाजिर कार्ड नहीं खेल रहा। कराची सबका है, कराची के तमाम कौमियतें, पख्तून बहुत बड़ी कम्युनिटी कराची में मौजूद है। क्या पख्तून के बच्चे को यहाँ पे पुलिस में नौकरी मिल रही है? क्या पख्तून के बच्चे को जाली डोमिसाइल पे उसका हक नहीं मारा जा रहा है? यहाँ पे जितने मकामी सिंधी है मेरे कराची के, क्या वो लाड़काना का डोमिसाइल छोड़ के कराची का डोमिसाइल हासिल कर रहे हैं? क्या मेरे यहाँ पर गिलगिती सरायकी जिनकी नस्ल दर नस्ल यहाँ मौजूद है, पंजाबी भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं, क्या उनके बच्चे को पब्लिक सर्विस कमीशन में दाखिला मिल रहा है? अभी 34 इलेक्शन का असिस्टेंट कमिश्नर बने। बता दें कराची में कौन सा पंजाबी, कौन सा पख्तून, कौन सा सिंधी, कौन सा बलोची या कौन सा लियारी का जवान उसमें असिस्टेंट कमिश्नर बना है? भाई हकाइक देखे ना क्या है। हकाइक तो यह कि लोग बेगानगी का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और ये आवाज सिर्फ हमारी नहीं है, ये सारी कौमियतों की आवाज है। खैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया पुराने वक्त देने का। मैं नज़ीर लगाई साहब की तरफ जाने से पहले फवाद अहमद, अगर आपका तबसरा चाहूँगा कराची पीपल्स पार्टी का जलसा और एमकेएम का जलसा, कंपेरिजन करें। जलसा क्या वाकई जो एक मतलूबा अहदाफ थे पीपल्स पार्टी के वो पूरे हुए हैं, और एमकेएम का जलसा हैदराबाद में कैसा था? हैदराबाद का जलसा तो मलिक साहब आप बेहतर कह सकते हैं, लेकिन 24 सितंबर को एमकेएम ने कराची में भी एक जलसा किया था, जो जलसा नहीं था बल्कि एक छोटा सा चंद गज के ऊपर मुहित जो है वो कुछ लोगों का एक हजूम था। उसके मुकाबले में उसी जगह पर अगर आज देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का शो एमकेएम से कहीं बेहतर था। तो दोनों जलसों का अगर कंपैरिजन करें तो एमकेएम के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का कराची का शो बेहतर था, लेकिन एमकेएम ने जो हैदराबाद में आज जलसा किया है वो कराची की निस्बत ज्यादा बेहतर था। और हैदराबाद शहर के डायनामिक को देखते हुए, ज़ाहिर एक छोटा शहर है, कराची की तरह मेट्रो सिटी नहीं है, हैदराबाद के एतबार से वो एक अच्छा जलसा था। अच्छा, थोड़ा सा मलिक साहब अगर आपके पास टाइम हो तो मैं ये तबसरा भी कर दूं कि ये जो अचानक शुरू हुआ है मामला, ये बुनियादी तौर पर सियासी हाइबरनेशन एक होती है हमारी, जो मौसम के साथ चलती है। अब चूंकि मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, मार्च में भी मौसम बेहतर होता है, तो उस वक्त सियासी जमातें निकलती हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात का भी एक मौसम है, तो एमकेएम ने यही कोशिश करनी है कि उन्होंने कराची के लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उनको एक टच देना है जो मुत्तहिदा कायद के साथ
उनकी पुरानी यादों को जो है वो ताज़ा करें। और वो यही ज़बान है जो आमिर खान साहब ने आज इस्तेमाल की, जो मुत्तहिदा कायद पहले इस्तेमाल किया करते थे, और यही वो नारे हैं कि जो मुत्तहिदा कायद इस्तेमाल किया करते थे आज एमक्यूएम के लोगों ने, एमक्यूएम ने जो है वो हैदराबाद के अंदर झलक दिखाई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का जो मामला है, पीपल्स पार्टी भी बेशक चारों सूबों की जंजीर कहलाए या कुछ भी कहलाए, सिंध के अंदर उसका स्टांस यही होता है कि वो एक कौम परस्ताना किस्म का स्टांस होता है। इस हवाले से जो है वो एमक्यूएम के दोस्तों का गिला शिकवा गलत नहीं है। बहरहाल सिंध के अंदर एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो एक्ट इसी तरीके से करती है कि जैसे वो सिंध की बहुत रखवाली किस्म की जमात हो और सिंध की इबादत पे यकीन रखती हो और सिंध के लोगों को हकूक दिलाने का मामला कर रही हो। मैं आता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक है, मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। नज़ीर लगारी साहब, ये क्या जलसों का मौसम है? अचानक सिंध के अंदर सिंध की तकसीम के मुतालबा क्यों जोर पकड़ना शुरू हो गया? फिर अब कैसे देखते हैं कि हम कहते थे कि एमक्यूएम जो है वो लिसानी कार्ड से निकल गई है, लेकिन आज फिर महाजर कार्ड खेला जा रहा है, महाजर की बात की जा रही है। असल बात यह है कि दो चीज़ें थी इनके पास। एक तो ये कि ये एक कार्ड था जिसको इस्तेमाल करते थे, और दूसरा था मिलिटेंसी। मिलिटेंसी ख़तरनाक उनसर था जिसको रियासती इदारों ने कोशिश करके उसको कंट्रोल किया। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ है या मिलिटेंसी जो है अब नहीं होगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक हद तक ये कंट्रोल हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वो जिस तरह से माजी में करते थे, पूरे शहर को बंद कर देना। गाड़ी मैंने एक दफ़ा गिनी थी, गाड़ी 450-500 गाड़ियों में आग लगी हुई थी। ये वो ज़माना था जब इनके उरूज का ज़माना था, और ऐसे थे कि रातों को पता चलता था कि एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के इतने आदमी मार दिए, और फिर दूसरी लसानी इकाइयों के लोग मारे गए। एक बड़ी खूनरेज़ी है जो पिछले 35 साल से हमारी नज़रों के सामने हुई है, और कार्ड यही इस्तेमाल होता रहा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जिसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बुनियादी बात है, एक तो ये कि कराची को पीपल्स पार्टी को ओन करना चाहिए। ये नहीं है कि जनाब आप कराची के अंदर डेवलपमेंट ना करें, आप निचली सतह तक इक़्तिदार ना ले जाएं, आप जो है शहर को नज़रअंदाज कर दें और शहर के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना लाएं जो बाकी सूबों में आया है। बलूचिस्तान में नहीं आ सका है कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट, यहाँ पर ज़रूरत थी। जो रहा सहा था वो तो एक ज़माने में था, हमारे ज़माने में हमने ट्रामें भी देखी हैं और हमने सर्कुलर रेलवे भी देखी है, लेकिन अब वो सर्कुलर रेलवे भी नहीं है। और कराची में एक ज़माने में जितनी मिनी बसें और सरकारी बसें चलती थीं, उनका अब 10% भी नहीं चल रहे हैं। आबादी जो है वो दुगनी से भी 3 गुना आबादी हो गई है, लेकिन वो जो मास ट्रांजिट का मसला है वो इतना गंभीर हो गया है कि कराची का जो भी मसला आप हाथ लगाएं वो बड़ा मसला समझा जाएगा। पानी का मसला, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला, यानी लोग प्यास से नहीं मरता है, कोई भी शख्स नहीं मरता है, लेकिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और टैंकर बिकते हैं और लोगों की जेब पर पड़ता है कि आप बिल भी लेते हैं और साथ में टैंकर भी लेते हैं। ये बिल्कुल जीनन मसला है। और मैं कराची में, मेरी मैट्रिक कराची से है और बाद सारी क्वालिफिकेशन मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी भी कराची से है, तो मैं तो अपने आप को यही समझूंगा कि, और मैं जहाँ से उठ कर आया था वहाँ मेरा घर भी नहीं है, नामो निशान भी नहीं है, मैं वापस जाकर उस गांव में कभी गया भी नहीं हूँ। अगर उस इलाके में गया हूँ तो मुझे ये याद नहीं है मैं उस गाँव में जाऊँ और जाकर वहाँ किसी से मिलूँ। ये एक सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान में मुतालबे हो रहे हैं, हज़ारा सूबे का मुतालबा हो रहा है, सराइकी सूबे का मुतालबा हो रहा है, कल बलूचिस्तान में पख्तून कह सकते हैं कि हम भी एक सूबा चाहते हैं। लेकिन जो इस वफाक में शामिल हुए थे उनके पास अपनी सरजमीन मौजूद थी। सूबों ने वफाक को बनाया है, सूबा किसी फौज ने पता नहीं किया, किसी हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या नवाबजादा लियाकत अली खान ने कोई एक ऐसी जंग आज़ादी लड़कर इसको हासिल, उन्होंने कानूनी, आईनी और उन्होंने तमाम अखलाकी जंग के जरिए जमहूरी तरीके से हासिल किया है। और जमहूरी तरीका ये वफाक है जो मुख्तलिफ सूबों की वहदतों से मिलकर बना है, और ये वहदतें कौमी वहदतें हैं। सिंध भी एक वहदत है, पंजाब एक वहदत है, खैबर पख्तूनख्वा एक वहदत है, और बलूचिस्तान वहदत है। और अगर कोई और क्लेम करता है कि मैं इकाई बनाना चाहता हूँ तो उसके पास अपनी ज़मीन भी होगी। अगर ज़मीन है और वो बनाना चाहता है तो
उसके बारे में की असम्बली है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास भी करेगी कि जनाब हम पास करते हैं। पंजाब असम्बली पास कर चुकी है कि हाँ ठीक है पंजाब को तकसीम कर दिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में सूबे का मुतालबा एक इश्तियाल अंगेज बात है, सिंध के अंदर आग लगाने वाली बात है जो नहीं किया जाना चाहिए। आपको स्टैंड करना चाहिए। अच्छा कहाँ क्या करेंगे? कोट गुलाम मोहम्मद में जो रहते हैं उर्दू बोलने वाले उनको कहाँ ले जाएंगे? संजोरों में रहते हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? जुड्डो में रहते हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? गड़ी खैरों में रहते हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? और शहजादपुर में रहते हैं उनको कहाँ ले जाएंगे? उनको कौन से सूबे में शामिल करेंगे? ये बहुत खतरनाक गेम है और ये सिर्फ इस बात के लिए हो रहा है कि आप मिनोवर करें वोट बैंक को। और वोट बैंक भी अभी तय होना है कि जनाब कराची में आबादी का रेशो कितना है, आबादी कौन सी है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि ये सेंसस ठीक नहीं थे। अगर सेंसस ठीक होते हैं तो फिर पता चलेगा कि जनाब कौन सा सेगमेंट कितना है, कौन सा सेगमेंट कितना है। मैं एक सेकंड के लिए भी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, अपने भाइयों को मैं अंडरमाइन नहीं करना चाहता हूँ। मेरे सारे दोस्त हैं, मैंने जिंदगी इन लोगों के साथ बताई है। आप अवैस तौहीद बैठे हैं मेरे, हमने जिंदगी साथ गुजारी है और हमने बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारी है और हमने सियासी अदावतें भी देखी हैं, सियासी मुखालफतें भी देखी हैं और हमने उनको कवर भी किया है। अवैस ने भी किया, हमने भी किया है कवर। हमारे पास नए हैं लेकिन हमारी निस्बत, वैसे मैं नहीं कहता हूं कि जूनियर है, मैं किसी को जूनियर सीनियर की मैं कभी भी सीनियर होने का क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों ने कवर किया है। ये चलेगा नहीं, मतलब जिस चीज को चलाना चाह रहे हैं और बातों पर कर लें लेकिन ये नहीं चलेगा। अवैस तौहीद साहब, ये अलग सूबे का नारा क्या सियासी नारा है या क्या फिजिबल हो सकता है? फिर इसकी ज़रूरत महसूस क्यों होती है कुछ अरसे बाद? आजकल इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? और आज पीपल्स पार्टी भी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, MKM भी कर रही है। साहब देखिए, ये शहर मेरी भी यहाँ पे पैदाइश हुई है, मेरी ताकत की है और नजीर लखानी साहब की भी कही है, कहीं और की है, मुसद्दला है, मोहम्मद नदीम है, हम सब का ये शहर कराची है। ये सिर्फ MKM या उर्दू बोलने वालों का शहर नहीं है, ये हम सबका शहर है जो इसमें बसते हैं। और ये शहर उस शहर का है जिसको बार बार कहा जाता है कि माशी शहर है, माशी शहर है, लेकिन बिल्कुल यतीम मिस्कीन की तरह ये शहर पड़ा हुआ है। इसकी हालत ज़ार की जो जिम्मेदारी है, जहाँ पर मुख्तलिफ अदवार की हुकूमतों पर आती है, वहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद MKM पीपल्स पार्टी पर आती है। पीपल्स पार्टी ने 80 की दिहाई के बाद से जब MKM का अरूज हुआ, उसके बाद से इन्होंने ओनरशिप नहीं ली कराची की, जिस तरह नजीर लगाई साहब कह रहे थे। MKM 12 जो है दिहाइयों तक हुकूमतों में साथ रही है और उसने क्या किया, कैसे जिम्मेदारी से जमा हो सकती है। देखिए, ये नारा काबिल कबूल नहीं होगा, ये नारा काबिल कबूल सूरत से नहीं होगा कि सारी तबलीग को हवा देगा। और ये सिंध के अंदर 90-95% जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। तो आप सिर्फ की शहर कराची को कैसे अलग कर सकते हैं और क्या सिर्फ इनकी नाइटी की बुनियाद पे उसको अलग किया जा सकता है? ये मैं खुद जो अंदरून सिंध का बाशिंदा हूँ, मुझे एक काबिल कबूल नहीं होगा सिंध की तकसीम, मुझे एक काबिल कबूल नहीं होगी और हम बिल्कुल डिपेंड करेंगे इस बात पे। मैं आई माइट बी साउंडिंग लाइक एन एक्टर, बट ये इनका नारा लिसानी तफरीक को हवा देगा, लिसानी बुनियादों पर है, इस वक्त सियासी बुनियादों पर है, क्योंकि पता है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन होने वाले अगले साल में कब होंगे, जाहिर बात उसके अलावा तो होगा। पीपल्स पार्टी इस लिसानी कार्ड से जो MKM इस्तेमाल कर रही है उससे फायदा उठाएगी और वो अपनी जो उनकी कमियां हैं उसको कवर करेगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स जो सेंटिमेंट्स हैं उसको कैपिटलाइज करेगी अपने वोट बैंक। हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर कि मजीद संकीर्ण मौका होगा पीपल्स पार्टी का भी कि हम तकसीम नहीं होने देंगे सूबे को। वो इस कार्ड पर अपनी सियासत करेगी और MKM का जो लबो लहजा में ख्वाजा देख रहा था, ये अल्ताफ हुसैन साहब से जब इन्होंने किया तो उसके बाद ये लहजा मुझे कुछ जरा डिफरेंट लगा और लहजे में सख्ती भी लगी, रखते भी लगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब, फैसल सजवारी साहब, ये सारे लोग सियासी काफिले का हिस्सा है। तो जो MKM के कायद से एसोसिएट करके अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डोमिसाइल का मसला, 60-40 देही शहरी तकसीम का मसला, उस पे हकूक का मसला, ये खुद हम नहीं कर सके। तो आज ये अलग सूबे का जो करा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सियासी नारा है और ये सारी तफरीक को हवा देगा
और इसी तौर पे भी सिंध के बाशिंदों को काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है, वैसे मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसमें बात करेंगे। अगर ये लिसानी नारा मजीद बढ़ता है तो क्या फिर कराची का अमन एक बार फिर खतरे में पड़ सकता है या नहीं, इस बारे में बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। नज़ीर लगारी साहब, क्या इस किस्म की सियासत अगर इंतहा पसंदाना बयानात पर जाके मंतज होती है तो क्या कराची का या शहरी इलाकों का अमन फिर खतरे में पड़ सकता है? क्योंकि जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है दोनों तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से फिर MKM की तरफ से, क्या कराची में मजीद फिर कोई ऐसी नौबत आ सकती है कि कराची के हालात ख़राब हो जाए? देखिए, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की रियासती मुक्तदरा और ताकत के मराकज़ पर वो क्या सोचते हैं। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई थी, जब ये ऐसी तंजीमें, सिर्फ ये नहीं बल्कि बहुत सी तंजीमें वजूद में आई थी, तो उनके अगराज व मकासद क्या थे और उनको वजूद में लाने के लिए रियासती मुक्तदरा को ज़रूरत क्यों पड़ी थी। अगर उनकी ज़रूरियात ऐसी होंगी तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो अगर चाहेंगे तो ऐसा होता था, जब बटन ऑन करते थे तो ऑन हो जाता था, जब बटन ऑफ करते थे तो ऑफ हो जाता था। असल मसला ये है कि जिनके पास पाकिस्तान की ज़माम इक़्तिदार है वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिंध अमन से रहे, सिंध तरक्की करे, कराची तरक्की करे, कराची आगे बढ़े। अगर वो रियासत के मराकज़ ये चाहते हैं, ताकत के मराकज़ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े और पाकिस्तान के सिंध आगे बढ़े और सिंध के साथ सिंध का दारुल-हुकूमत कराची आगे बढ़े और कराची वाकई एक रियली मेट्रोपॉलिटन सिटी बने और दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके। यही तो हुआ था। थाईलैंड के यहाँ पर आए थे बादशाह, तो उन्होंने आकर ये कहा था कि मैं वापस जाऊंगा और मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि मैं बैंकॉक को कराची जैसा बनाऊं। ये उनकी दिली ख्वाहिश थी। और उसके बाद आज का बैंकॉक देख लें और आज का कराची देख लें। कराची तो कचरे का ढेर बना हुआ है और उसके साथ तो नाइंसाफियां हुई हैं। उनके साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफियां इनके उन लोगों ने किए हैं जो कराची की ओनरशिप लेकर बैठे हुए थे, जो कह रहे थे कि हम कराची के माई बाप हैं। सबसे ज्यादा हर तरह से जानी, माली और तहजीबी, तमदनी। यार ये शहर था, हमने गुजारा है ना लोगों के साथ, हमने उन लोगों के साथ रहे हैं। हमने मजनू गोरखपुरी के साथ मजलिसें की हैं, मंजूर हुसैन शोर के साथ मजलिसें की हैं। हमने जो है देखा है उन लोगों को जिनको देखने को जमाने तरसते रहे, जिनको देखने को एक अहद तरसता था। हमने मुमताज हुसैन को देखा, हमने मुज्तबा हुसैन को देखा, हमने प्रोफेसर करार हुसैन को देखा, हमने उनके साथ मीटिंगें की, बैठे उनके साथ। और ऐसे लोग जो तहजीब साज लोग थे, उन लोगों को हमने किस तरह से बेदखल किया, उनकी तहजीब को, उनके शऊर को, उनके हुस्न को, उनकी खूबसूरती को। कैसे कैसे खूबसूरत लोग थे, कैसे कैसे दुनिया के हसीन लोग थे, जिनको देखने से आपका दिल करता था कि जनाब आप इनके साथ बैठें। सनाउल हक सिद्दीकी थे, शौकत सिद्दीकी थे, इब्राहिम जलीस थे। हमने कैसे कैसे लोग, मिनहाज बरना थे, मिराज मोहम्मद खान थे। हमने कैसे लोगों के साथ वक्त गुजारा है यार, और कैसे लोगों के साथ वक्त गुजारना पड़ा है जिन्होंने तहजीब को फना कर दिया, जिन्होंने इस शहर के हुस्न को बर्बाद किया है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि जी फलां जिम्मेदार नहीं है, फलां जिम्मेदार नहीं है, सिंध के हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है, या मैं जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूं वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कराची को खराब करने में कुछ नहीं कसर छोड़ा। लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार तो ये हैं जो कराची कहते कहते कराची को महरूम किया है उसके हुस्न से, उसकी खूबसूरती से, उसके जमाल से। ऐसे ऐसे लोग थे जनाब। क्या उबैदुल्लाह अलीम की हम गजलें सुना करते थे? क्या हमने नसीर तुराबी से गजलें सुनी हैं? क्या हमने सलीम कौसर को देखा? क्या हमने साबिर जफर को देखा? कैसे वो अब भी हमारे साथ हैं, लेकिन वो उनका हुस्न छिन चुका है, उनकी खूबसूरती छिन चुकी है, उनका अदब छिन चुका है, उनकी शायरी अब लोग नहीं पढ़ते हैं, उसकी तरफ नहीं देखते हैं। लोग ये देखते हैं कि उस हाउस से कौन सी आवाज आ रही है, फलां हाउस से कौन सी आवाज आ रही है, फलां खाने से कौन सी आवाज आ रही है। हमने बिकंगम हाउस देखा था, हमने सोहरवर्दी का घर देखा था, हमने वो जमाना भी देखा था कि जिस तरह से सोहरवर्दी का घर लखम हाउस आबाद हुआ करता था। हमने जे रहीम को देखा, हमने बेगम अख्तर सुलेमान को देखा, सोहरवर्दी की बेटी को देखा, और हमने उनके साथ और उनकी नवासी को देखा, शाहिदा जमील, हमने उनके साथ काम किया है। तो हमने बड़े लोगों को देखा है और हमने बहुत कोताह चश्म लोग भी देखे हैं।
ठीक है। अवैस तोही साहब, पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत, सिंध की हुकूमत कराची के मसाइल हल करे, कराची में पॉपुलर जमात बन जाए, कराची की शहरी हुकूमत के इलेक्शन भी जीत जाए, अपनी हुकूमत के खिलाफ रैलियां करे और जलसे करे। देखिए, ये इस मुल्क की जो है बदकिस्मती है कि सारी चीजें रिएक्शनरी हो रही है कि एमक्यू लगे करेगी तो उसके रिएक्शन में बीजेपी भी करेगी। अरे भाई, तामीरी काम क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे 70 की दिहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक वोट बैंक था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वोट बैंक था, पढ़े लिखे उर्दू स्पीकिंग लोग जो थे वो स्टडी सर्कल्स में थे। ये महराज खान साहब का नाम ले रहे हैं। लेफ्ट के जितने फ्रेंड लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के वो जितने भी हों लेफ्ट के, वो सारे उन स्टडी सर्कल में थे और भुट्टो साहब के शुरू के अंदर भुट्टो साहब की जोड़ी के अंदर अपनी सपोर्ट डाली थी। अब आप देखिए कि अगर आपका मायोपिक विजन हो, अगर इनका इतनी तंग नजरी हो आपके उसमें विजन के अंदर कि आप अपने आप को सिर्फ अरुण सिंह की पार्टी बना लें और वही आप राज करना चाहिए, तो कितने अफसोस की बात है। ये देखिए, इख्तियारात का रोना बिल्कुल सही बात है कि या और दूसरे हल्कों की कि पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात की मुंतकली नहीं दी। पीपल्स पार्टी को क्या जरूरत थी कूड़ा करकट, ये चीफ मिनिस्टर या सिंध गवर्नमेंट का काम है कूड़ा करकट उठाना या नाले सफाई का। इन्होंने सिंध सॉलिड वेस्ट बोर्ड बना दिया, इन्होंने सिंध एमक्यूएम की सियासत उसके अंदर रेवेन्यू के अंदर इन्होंने वो सारे इख्तियारात ले लिए और रिश्वत छोड़े। रिश्वत तो कराची को आप यकीन कीजिए नसरुल्लाह साहब, मैंने एक जमाने में एक तहकीकी रिपोर्ट की वहाँ के जरीदे के लिए, उसके अंदर तो इलीगल पानी, वाटर टैंकर माफिया, इलीगल पानी के अंदर वो कोई 80 करोड़ का सिर्फ महीने के अंदर था, जिसके अंदर खाना नाफिज करने वाले इदारे के एहलकार शामिल है, जिसमें एमक्यूएम के लोग शामिल हैं, जिसमें एएपी के लोग शामिल हैं। कब्जा माफिया छोड़ दें, कब्जा माफिया ये किसने 10,000 एकड़ दिलवाएंगे? ये जो कंस्ट्रक्शन टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनको क्या मैंने आपने दी है? एमक्यूएम ने दी, इन्होंने दी है। एमक्यूएम ने चाइना कटिंग एमक्यूएम वाले ने कराई है, ये पीपल्स पार्टी वाले ने तो नहीं कराई। तो इस शहर की जो बात है वो अंदाजा लगाइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब अमेरिका अपने फौजियों को भेजता था यहाँ पर कराची, वो कहता था कि आपको हम पेरिस ऑफ द ईस्ट भेज रहे हैं, कि मशरक का आप पेरिस आप जा रहे हैं। अब जरा वो देख लीजिए कि वहाँ के खंडरात देख लीजिए। आप यकीन कीजिए, मैं डीजे कॉलेज में जब लखनऊ से आया स्कूल की तारीफ माफी करके, तो वहाँ पर जो जंगलों के पानी के लिए जो है बर्तन रखे होते थे पारसी घरानों में, यहाँ पर पार्टीशन के बाद 32 यहाँ पे डिस्पेंसरीज थी, 28 यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी और पारसी कम्युनिटी उन्होंने बनाई थी। ये जानवरों के पानी पीने के लिए इंसानों के खून की नदियां शहर के अंदर डाली थी। मैं समझता हूँ कि देखिए, एमक्यूएम जितनी भी सियासत करे, पीपल्स पार्टी जितनी भी सियासत करे, लेकिन ये हमारे रियासती इदारों की मुख्तलिफ अखबार की हुकूमतों का मसला रहा है कि वो कराची से रेवेन्यू तो देते रहे, लेकिन कराची को उन्होंने अपनी नजरों का तारा नहीं बनाया, अपनी निगाहों का तारा नहीं बनाया, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। 3 बड़े इश्यूज है। आप 1 मिनट लोग नसरुल्लाह साहब, 3 बड़े, एक है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला, वो सिक्योरिटी फोर्सेज उस पर निगाह रखे और उन्होंने 2013 के अंदर जो राइट शरीफ साहब के जमाने में हुआ था वो उससे काफी कामयाबी हासिल हुई। लेकिन ये अभी खतरा मौजूद है कि वापस वहां पर वो बदलाव का राज हो सकता है अगर इन्होंने गवर्नेंस का मसला नहीं है। दूसरा गवर्नेंस का मसला है, तीसरा सियासत का है। सियासत में खिलवाड़ न की जाए, यहाँ की लोकल मकामी सियासत को पनपने दिया जाए। इम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो, जैसे न्यूयॉर्क में, लंदन में, मुंबई में, दिल्ली में, यहाँ पे क्यों किसी की जो है वो लड़खड़ाती है पावर देते हुए? अरे भाई, अगर आपको शको शुबात है उनके तो उसके साथ आप मिलकर बैठ के बात करें और आप सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से बात करें। तो वो फेडरल गवर्नमेंट में भी कोalition पार्टनर है, आप उनका बात करें। अब तो मेरे ख्याल में उनका कोई ना मिलिट्री में इस वक्त इस तरह का मौजूद है, ना कोई उनके सेक्टर्स है, ना यूनिट्स जो है वो उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट चुकी है। तो आप बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन अगर एमक्यूएम वहां पर आती है इंतखाबात जीत के, वो ले लें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, पुलिस भी उसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंडर होनी चाहिए। रेंजर्स वहां पे मौजूद है,
रेंजर्स उसको सुपरवाइज करती है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उसको सुपरवाइज करते हैं। लेकिन इस तरह का खिलवाड़, ये लिसानी कार्ड कि जी यहाँ पे सूबे बना दो, कराची को अलग तकसीम कर दो, हैदराबाद को तकसीम कर दो, ये काबिल कबूल नहीं होगा। इससे एक नई एक लिसानी पैदा होगी और ऐसी बदअमनी फैलेगी जो मैं समझता हूँ उसके नताइज फिर हम सबको भुगतना पड़ेंगे। ठीक है फवाद, है वैसे बदअमनी के इम्कानात हैं या इस वक्त कराची के लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इस हद तक कंट्रोल में आ चुकी है इदारों के, पुलिस के, रेंजर के, कि अब शायद कोई दोबारा से कराची का अमन तबाह नहीं कर सकेगा? देखिए मलिक साहब, कराची हमेशा जो है वो बारूद के ढेर पर ही रहेगा और अब भी कराची बारूद के ढेर पर ही है। कराची के अंदर जो अमन मान नज़र आता है वो एक मेकअप की तरह है कि जो सामने से खूबसूरत है, लेकिन इसके पीछे कराची का वही चेहरा है कि जो किसी वक्त भी किसी चिंगारी की सूरत में जो है वो एक शोला बन सकता है। अच्छा, जहां तक पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों की बात हो रही है, तो जब आपके पास कारकर्दगी बेचने को ना हो तो फिर इस तरह के नारे मार्केट में ले जाके बेचे जाया करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ ऐसा कम नहीं किया कि एमकेएम उसके ऊपर इस तरह के नारे ना लगाए। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए, अचानक से उन्होंने एक जिला बनाया जिसके हवाले से आज भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या वो लिसानी बुनियाद पर था या उसकी वाकई जरूरत मौजूद थी। कराची के 70% कचरे के उठाने का इंतजाम था वो पीपल्स पार्टी के पास था, लेकिन हमने देखा कि कराची के शहरियों के गले तक जो है वो कचरा आ रहा था, उनके घर के बाहर कचरा मौजूद था, घर के अंदर गंदा पानी मौजूद था। ये सारी चीजें जब मौजूद होती हैं तो उसके नतीजे में ही लोगों की महरूमी इस तरह के नारों को वेलकम करती है, इस तरह के नारों का जवाब बनाती है। लेकिन दूसरी जानिब अगर एमकेएम का देखा जाए, जिस एतराज की बुनियाद पर एमकेएम ने अभी ख्वाजा एजाज साहब ने कहा कि हमें अच्छी एक ताकतवर केएमसी चाहिए, तो भाई ये जो केएमसी आपके पास मौजूद थी जिसके तहत आपने इलेक्शन लड़ा, ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट SLGA 2013 है। उस वक्त एमकेएम ताकत में थी, उसके खिलाफ कोई इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था। मुत्तहिदा के कायद भी मौजूद थे कि जिनकी बीमारी के ऊपर भी कराची बंद हो जाया करता था, लेकिन उस SLGA के ऊपर एमकेएम ने कोई शहर बंद नहीं कराया। एमकेएम इलेक्शन के अंदर भी गई और उसी ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन भी लड़ी, उसी एक्ट के तहत इलेक्शन भी लड़ी और इलेक्शन के बाद 4 साल शोर भी मचाती रही। तो ये सारी चीजें जब आपके पास, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि कारकर्दगी बेचने को ना हो तो इस तरह के नारे बेचे जाया करते हैं। अगर बात करें, देखिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं कि क्या ये लसानियत का नारा या पीपल्स पार्टी के जो रैलियां और जलसे जुलूस हैं कराची के बलदियाती इंतखाबात पर कितने असरअंदाज होंगे, इस पर बात करते हैं। आप ब्रेक प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। नज़ीर लगारी साहब, प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तर बचा है, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के लिए आप क्या कहेंगे, करना क्या चाहिए? ये जलसे जुलूस चलते रहें, इल्ज़ामात चलते रहें, या आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? देखिए, ये फैसला भारत सियासी कुव्वतों ने करना है, लेकिन हालात का तकाजा ये है कि माकूलियत का रास्ता अख्तियार किया जाए और रहम किया जाए लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि इनके पास विजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बातों को समझते नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं है कि ये तर्ज अमल अख्तियार करने के बाद, जब चाइना कटिंग कर रहे थे तो इनको पता नहीं था, जब ये खेल के मैदानों पर बिल्डिंगें बना रहे थे उनको पता नहीं था, जब पार्किंग जो पार्क बने हुए थे बच्चों के और बड़ों के जाने के, आप आए कभी हमारे फेडरल बी एरिया, नाथ नाज़माबाद, कैसे कैसे यहाँ जो 7 नंबर नाज़माबाद से लेकर आखिर गोली मार चुरंगी तक जितने बड़े पार्ट थे, कुछ भी नहीं रहा है भाई, सब कुछ कब्जा हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे जो नाथ नाज़माबाद में, गुलशन इकबाल में बड़े बड़े पार्क थे, वहां पर मकानात बन गए, वहां पर किस तरह से चाइना मुझे नहीं मालूम कि चाइना कटिंग भी क्या बोला होती है, बहरहाल वो सारे के सारे कब्जे हुए हैं। अगर ये ना करते और ना करें, अगर इससे हो जाए कि भाई हमने डिलीवर करना है, हमने लोगों के लिए कुछ करना है, इस शहर ने बहुत नुकसान उठा लिया है, अब इस शहर में नुकसान उठाने की सलाहियत नहीं है, अब वो लोग ही। जी बहुत शुक्रिया लगाई साहब। वैसे तो ही साहब, क्या करें पीपल्स पार्टी और एमकेएम? नहीं, और लूटे खसूटे और अभी तो और जान है इस अधूरी जो अधमोई जो जिस्म है और रूह है कराची की, आप उसको और मजीद लूटे खसूटे देखें। आपको बेचने का इम्कान नजर नहीं आता। ये ATM मशीन की तरह रही है जिहादी तंजीमों के लिए भी, फिरका वाराना तंजीमों के लिए भी, लिसानी तंजीमों के लिए भी। जो आदमी ताकतवर है, चाहे वो लैंड माफिया हो चाहे कोई भी माफिया हो, उसके लिए। लेकिन आप मुझे ये नसरुल्लाह साहब बताइए कि ATM मशीन को अगर आप तोड़ देंगे या सोने की
अंडा देने वाली मुर्गी को अगर आप ज़िबा कर देंगे तो क्या वो अगले वक्त सोने की मुर्गी अंडा देगी और सोने का अंडा नहीं देगी? प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। फवाद साहब आपसे माजरत, आपसे कमेंट ना ले सके, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।